जीएस फॉर ऑल के आधुनिक इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे थे, यानी यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो आप जान गए थे पूर्व कक्षा में कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई और यह खोज किस संदर्भ में है इसको भी आपने समझा। और आप वर्ल्ड के मैप को देखें तो वर्ल्ड के मैप के अनुसार आप जाने कि किस तरह भारत का प्राचीन काल में यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था, खासकर जेनेवा और वेनिस तक, यानी पूर्वी यूरोप तक यह माल भारत से पहुंचता था। यानी भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से। तो आपने कल देखा था कि दो मार्गों की चर्चा की गई थी। एक वो मार्ग जो फारस की खाड़ी से होकर इराक को पहुंचते थे माल, और इराक के बाद वे फिर तुर्की और जेनेवा और अन्य देशों में पहुंचाए जाते थे। खासकर ये इटली का वेनिस शहर जो पूर्वी यूरोप का भाग था, वह यूरोप के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था और वहां से पूरे यूरोप में भारतीय माल जाते थे। और दूसरा जो मार्ग था वो लाल सागर से होते हुए जाता था। लाल सागर से वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर पहुंचता था। याद रखिए, सिकंदरिया बंदरगाह जिसको कहा जाता है। वहां से फिर यह समुद्री मार्ग से होते हुए फिर यूरोप की ओर चला जाता था। एक तीसरा भी मार्ग था जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, यदि आप देखिए तो वहां बहुत से दर्रे हैं, जैसे आप खैबर दर्रा का नाम सुने होंगे। तो ऐसे बहुत से भारत में पासेस हैं, दर्रे हैं, और उसी की सहायता से यह पश्चिमोत्तर भारत से स्थल मार्ग की ओर होते हुए यह रूस पहुंचता था। मध्य एशिया होते हुए रूस, और रूस से बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर से फिर ये यूरोप की ओर पहुंच जाता था। लेकिन आपको बताया गया कि सबसे प्रचलित जो मार्ग था फारस की खाड़ी से होते हुए तुर्की और फिर यूरोप के अन्य देशों में जाता था। लेकिन कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद तुर्की द्वारा इस मार्ग पर अधिकार कर लिया गया। ये जो प्रचलित मार्ग थे फारस की खाड़ी और आप लाल सागर के मार्ग पर, तो यहाँ पश्चिमी यूरोप का खासकर लोगों का यहाँ व्यापार प्रभावित हुआ भारत से। कई समय तक छूटा रहा, ये अगर देखा जाए दशकों तक छूटा रहा। बाद में जाकर देखा जाए तो वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में केप ऑफ गुड्स होते हुए, पहले केप ऑफ गुड्स के जो खोजकर्ता थे बार्थोलोमियो डियाज, जिसकी पूर्व कक्षा में आपने देखा, फिर वहां से आगे बढ़ने का जो दूसरा यात्री काम किए वो कौन थे, वास्को डी गामा 1498 में। और यह भारत के कालीकट बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है वहां पहुंच गए। भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट आप देख ही रहे हैं उसको। तो पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। अब्दुल माजिद नामक एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में यह वास्को डी गामा जमोरिन के राज्य में प्रवेश करते हैं, यानी कालीकट में प्रवेश करते हैं, और कालीकट में जमोरिन राजा के द्वारा स्वागत किया जाता है। और उस समय आप जान लीजिए अरबों का भारत के व्यापार पर प्रभाव था, तो जिसके कारण पुर्तगालियों का स्वागत किया गया। और पुर्तगाली का स्वागत वास्को डी गामा जो आए थे, और उनका स्वागत कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उनके द्वारा किया गया। तो ऐसे प्रश्न इससे बनते हैं। अब आइए हम आगे की कक्षा को देखें। और आगे जब पुर्तगाली का आगमन होता है 1498 के बाद से, तो उसमें आपको बताया गया था 3 गवर्नर जनरल जो आए थे, या गवर्नर जो आए थे पुर्तगाली गवर्नर, वो महत्वपूर्ण थे। जिसमें आपने पहला जो गवर्नर है देखा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे गवर्नर को अल्फांसो दा अल्बुकर्क, जिसको आप सिर्फ याद रखिए, पहले गवर्नर जो थे अल्मीडा, दूसरे गवर्नर अल्बुकर्क, और तीसरे गवर्नर नीनो डी कुन्हा या नूनो डी कुन्हा, जैसा कही। ये 3 गवर्नर जनरल आप देखे कल। और इसमें महत्वपूर्ण था कि प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे, अल्मीडा का नाम आपने जाना। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, यानी नीले शांत जल की नीति। इन्हीं के द्वारा आर्मेडा पद्धति यानी काफिला पद्धति प्रारंभ की गई। और यह कहा गया कि जो भी आपको व्यापार करना है इस पश्चिमी समुद्री तट से, यदि व्यापार करना है तो यहां से टैक्स देना पड़ेगा। यहां तक कि गुजरात विजय के बाद जब मुगल बादशाह, देखिए हमेशा याद रखिए कि मुगल
भारत जो था वो उत्तर भारत तक ही सीमित था, यानी गुजरात के तट तक के मुगल भारत देख रहे हैं हम। यहाँ अभी दक्षिण में इसका उतना विस्तार नहीं, अगर विस्तार हुआ अभी तक तो सुदूर दक्षिण में नहीं। सुदूर दक्षिण का तात्पर्य हो गया तमिलनाडु और केरल का भाग, इसे सुदूर दक्षिण कहा जाता है। और ये आप जानिए दक्षिण में मुगल साम्राज्य थी, लेकिन वहां अगर देखा जाए सुदूर दक्षिण में नहीं था। सुदूर दक्षिण में देखा जाए तो समकालीन उस समय नायकों का शासन था, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप छोटे छोटे बहुत सैकड़ों राजा शासन कर रहे थे, जिसको नायक कहा जाता था, तो नायकों का शासन था। तो इस क्षेत्र में मतलब दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नायकों का जो प्रभुत्व था, तो उसी में से एक है, आप देखिए जमोरिन को देखिए। तो यहाँ अगर पुर्तगाली जो कंपनी पहली बनी तो आपने देखा क्या कोचीन को पुर्तगाली कंपनी का केंद्र बनाया गया, जो कि अल्मीडा के द्वारा बनाया गया। प्रथम गवर्नर जो यहाँ आए थे, फिर द्वितीय गवर्नर के बारे में आपने जाना अल्फांसो दी अल्बुकर्क का नाम, तो अल्बुकर्क ध्यान में रखिए आप। अब अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को 1509 में जीत लिया गया। इतना आप पूर्व की कक्षा में देखें तो आप ध्यान रखिए, इसको बार बार आप अभ्यास कीजिए। लेकिन गोवा को अल्बुकर्क के द्वारा ना बना के नूनो डी कुन्हा के द्वारा गोवा को पुर्तगाली केंद्र बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, कोचीन से गोवा को पुर्तगाल का प्रमुख केंद्र बनाने का काम किसने किया? नूनो डी कुन्हा ने, ना कि अल्बुकर्क के द्वारा। ये 1530 में आएगा। फिर हम आगे की घटना को देखेंगे। और फिर आपको बताए थे क्या प्रोमिनेंट केंद्र यानी प्रमुख केंद्र पुर्तगाली के कौन कौन से थे, इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए हम फिर बता रहे हैं आपको, यहाँ प्रोमिनेंट कौन, कोचीन आपने देखा, देखिए कोचीन था प्रोमिनेंट केंद्र, कालीकट था, गोवा था, दमन दीव था, दादर नगर हवेली भी थी, सूरत भी था, मसूलीपट्टनम इधर देखिए, पुलिकट, पांडिचेरी और नागपट्टनम। तो इन प्रमुख केंद्र से संदर्भ में जो जो प्रश्न बनते हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर कोचीन को देखेंगे। अब देखिए कोचीन आप देख ही रहे हैं, ये केरल के साइड में है और ये पश्चिमी तट पर है। ये भारत का देखिए पश्चिमी तट हुआ, ये हो गया पूर्वी तट हो गया। ध्यान रखिए, पूर्व की ओर पूर्वी तट, पश्चिमी तट पश्चिम की ओर। तो कोचीन के ऊपर प्रथमतः पुर्तगालियों का अधिकार था, उससे डचों ने छीना और डचों से अंग्रेजों ने छीना। तो अंततः कोचीन किसके पास गई? तो अंग्रेज के पास गई। तो यानी आप गौर कीजिएगा, कोचीन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज तीनों का अधिकार हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, कोचीन जो है पुर्तगाली से डचों ने छीना और डचों से अंग्रेजों ने छीना। आपने देखा था कि यूरोपीय कंपनी का किस तरह भारत में सेटलमेंट हुआ, तो पिछली कक्षा में आप देखिए, उसको एक बार और पुनरावृत्ति कीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको कि कौन सी कंपनी कब आई। तो यहां देखिए, कोचीन के व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने से पहले कोचीन के समीप ही एक केंद्र था जिसका नाम मुजरिस था। याद रखिएगा। तो संगम काल में इस बंदरगाह की चर्चा होती है। जब एंशिएंट आप संगम काल को पढ़िएगा, यानी अगर रॉयल चोला को आप देखिएगा, चेर को देखिएगा, पांड को देखिएगा, जब दक्षिण भारत की पढ़ाई होगी तो उसमें आप ये मुजरिस का आप नाम सुनिएगा। मुजरिस एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में है। तो प्राचीन काल से संबंधित जो जो तथ्य आएंगे उसको भी हम यहां पुनरावृत्ति करेंगे, और फिर वो जब मूल कक्षा उसकी चलेगी तो उसमें एक बार हो जाएगी। तो इस तरह आप दो दो बार उसको चीजों को देखिएगा। आइए यहां देखें, तो सूरत देखिए, दूसरा केंद्र जो होता है सूरत है। पुर्तगालियों ने प्रमुख केंद्र के रूप में सूरत को कभी भी स्थान नहीं दिया, यानी वो जिस तरह कोचीन और गोवा को ये लोग दिए, इस तरह सूरत को कभी ये स्थान नहीं दिया। लेकिन ये पश्चिमी तट पर देखिए, अरब सागर के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है ये, तो इस पर ये लोग समुद्री शक्ति बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र पर यानी जलीय क्षेत्र पर इनका नियंत्रण स्थापित हुआ। तो यहां पर देखिए क्या है, परंतु वहां के समुद्री क्षेत्र पर अपनी नियंत्रण स्थापित की, अरब सागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया। यहां अरब सागर है, आप जानते ही हैं, और नौसैनिक की शक्ति को मजबूत किया। और यहां पे देखिए तथ्य जो है, गुजरात विजय के बाद मुगल बादशाह अकबर ने सूरत में पुर्तगालियों से मुलाकात की एवं उनकी समुद्री शक्ति से परिचित हुए। मतलब अगर देखा जाए तो सुदूर दक्षिण में उस समय जब उत्तर भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, और आप जानते ही हैं 1605 तक, यानी 1556 से अगर 1605 तक देखा जाए तो ये अकबर का पीरियड है, मुगल सम्राट अकबर। तो
ये अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में ये प्रभावी थे, लेकिन दक्षिण भारत में खासकर सुदूर दक्षिण में किनका शासन था? पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो रहा था। तो मुगल बादशाह जब पहली बार ये कहा जाता है कि समुद्र को भी देखे थे, गुजरात विजय के बाद समुद्र को भी इन्होंने देखा था। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि समुद्र कब मुगल बादशाह अकबर के द्वारा देखा गया? तो यह ध्यान रखिए, ये गुजरात विजय के उपरांत। और पुर्तगाली से कब मिले? तो ये भी परिचित हुए उनके शक्ति से। तो यहां देखिए डिप्लोमेसी के रूप में पुर्तगाली जब सम्राट अकबर या उसके प्रतिनिधि से मिलते हैं तो वो कहते हैं क्या कि अपनी सामरिक शक्ति को दिखाते हुए उनका कहना है पुर्तगालियों का कि यदि मुगल सम्राट अकबर का कोई भी माल यानी अरब सागर से जाता है या आता है तो पहली बार हम उसे उपहार स्वरूप उन्हें उनके माल को आने जाने देंगे, किसी प्रकार का नियंत्रण है। लेकिन जब दूसरी बार यदि यही माल आएगी तो उस पर कर लगेगा। मतलब कि पुर्तगालियों के द्वारा बताया गया कि मुगल बादशाह को कि आप शक्तिशाली हैं, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन हम भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इसलिए शक्तिशाली हैं कि आपके भी माल पर कर लगेगा, लेकिन पहली बार नहीं लगेगा, दूसरी बार जरूर लगेगा। तो ये अल्टीमेटम था, यानी आर्मेडा कार्टेजा जो पद्धति थी वो एक्चुअल इन पर भी लागू होता था। तो यहां पर देखिए इसको काफिला पद्धति कहा जाता है। तो ये पद्धति क्या है, प्रश्न आ सकता है। तो भारतीय व्यापारियों के समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए पुर्तगाली सैनिकों की नियुक्ति करना। तो उस समय क्या होता था, अरब सागर में बहुत दस्यु दल रहते थे और ये लूटपाट करते थे, व्यापारियों पर हमला करते थे, काफिला पर हमला करते थे। तो इस कारण, और इसमें ज्यादातर लुटेरे ये पुर्तगाली ही होते थे, और पुर्तगाली इसलिए लूटपाट करते थे ताकि वह अपनी सामरिक शक्ति को, उनका कहना था कि यदि हम सुरक्षा नहीं दें इस क्षेत्र पर तो आप असुरक्षित हैं, इसलिए ये आर्मेडा जो है कार्टेजा पद्धति का पालन कीजिए और हमको संबंधित कर दीजिए, उसके एवज में हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। नोट में एक है, सूरत में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच चारों यूरोपीय कंपनी के अपने केंद्र थे, ध्यान रखिएगा। तो यदि अगर कथन में ऐसा रहे कि क्या सूरत में चारों कंपनियों के केंद्र थे, जैसे पिछले आपने देखा क्या कि कोचीन में तीनों कंपनी ने अपना केंद्र बनाया था, और इसी तरह यहां पर सूरत में 4 कंपनियों ने अपना केंद्र बनाया। तो ये कथन और कारण में चुनने को आपको दे सकता है। तो यहां पर अगला देखिए केंद्र है तीसरा, पांडिचेरी। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली ने पांडिचेरी में अपना केंद्र बनाया। तो पांडिचेरी पर सबसे पहले किसने केंद्र बनाया? तो पुर्तगाली ने, ध्यान रखिएगा, ना कि फ्रेंच ने। ये एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकतर लोग पांडिचेरी देखते के साथ ही फ्रेंच को देखने लगते हैं कि फ्रेंच बस्ती सबसे पहले बसी। तो यहां आइए, सर्वप्रथम पुर्तगाली ने पांडिचेरी में अपना केंद्र बनाया। तो यहां पर पांडिचेरी पर किसका किसका नियंत्रण हुआ है वो देखिए, पुर्तगाली का, डेनिश का, फ्रेंच का और ब्रिटिश का। एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि क्या पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने आधिपत्य कभी किया था या नकारात्मक कथन में था, वो हम जब प्रश्न देखेंगे तो उसमें देखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिटिश ने पांडिचेरी पर आधिपत्य किया था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये, अब हम इसी के पांडिचेरी के परिप्रेक्ष्य में बैटल ऑफ कार्नेटिक का युद्ध या कर्नाटक का युद्ध, बैटल ऑफ कर्नाटक भी बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ, कई किताब में कार्नेटिक भी दिया रहता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसलिए लिख दिया गया कर्नाटक का युद्ध और कार्नेटिक का युद्ध। ये कार्नेटिक रियासत थी, इसी के नाम पर कार्नेटिक डाला गया है, यही सही उच्चारण है इसका। तो यही तृतीय कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक युद्ध को देखेंगे जो 1756 से 63 के बीच में हुआ है। यह एक्चुअल क्या है, ये युद्ध भारत में फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ये प्रारंभ हुआ। तो वहां देखिएगा 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है, 7 सालों का जो युद्ध हुआ था तो सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ। तो यूरोप में वहां इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो भारत में भी जो जो क्षेत्र थे वो एक दूसरे पर ये लोग आक्रमण कर दिए। जैसे आप इसी में पढ़िएगा, तिरुचिरापल्ली क्षेत्र पर आक्रमण फ्रांस के द्वारा किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो ये कर्नाटक युद्ध में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पांडिचेरी के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जब ये युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां उपनिवेश थे वहां ये
लड़ भिड़े एक दूसरे के साथ। तो 1761 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ भारत में भी, और यहाँ पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो देखिए 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, एकदम ध्यान रखना है आपको। 1763 में पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि बार बार इसलिए होती है कि शांति स्थापना की जाए। पेरिस की संधि बहुत सी है इतिहास में, तो आप देखिएगा 1763 में जो हुई थी, इसमें फ्रांस को पांडिचेरी पुनः प्राप्त हो गया। तो यानी फिर फ्रांस के पास पांडिचेरी आ गया। फिर देखिए 1793 में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजों ने पुनः पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। यानी मतलब यूरोप में फिर झगड़ा हुआ और यहाँ ये लोग इस पर अधिकार कर लिए, अंग्रेजों के द्वारा पुनः पांडिचेरी वापस आ गया। अब देखिए 1814 में फिर पेरिस की संधि होती है और पुनः फ्रांस को पांडिचेरी लौटा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1954 में यह भी प्रश्न पूछता है, 1954 में प्रायोगिक तौर पर पांडिचेरी भारत को मिल गया। मतलब आप देखते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ तो इसमें कई रियासतें, यानी जो ब्रिटेन के अधीन देसी रियासतें थी उसका विलय कर लिया गया, और दूसरा जो है ब्रिटिश प्रांत जो थे और केंद्र शासित क्षेत्र थे वो दोनों भारत को प्राप्त हुए। यानी अंग्रेजों के उत्तराधिकार के रूप में स्वतंत्र भारत की सरकार को मिली, और देसी रियासतों को, जो पाकिस्तान तो पृथक हो गया लेकिन जो देसी रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व रखा गया, बाद में सरदार पटेल के द्वारा उसे भारत में मिलाया गया उनके प्रयास से। और तीन का देखिएगा फिर आधुनिक में आगे चल के आप देखिएगा, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, तीन रियासत जो विवादपूर्ण थे, जिसमें आप देखिएगा जूनागढ़ जो गुजरात के पास है उसको जनमत संग्रह के द्वारा, यानी रेफरेंडम के द्वारा उसको सुलझा लिया गया कि जनमत संग्रह कराया गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में, तो वो भारत में के पक्ष में मतदान किए वो लोग। तो दूसरा रियासत जो हैदराबाद बहुत बड़ा रियासत था, वहां एक्चुअल क्या है कि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा, और जबकि वहां के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे और वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो वहां सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसका विलय कर लिया गया। फिर उसके इतिहास को आप देखिएगा। और तीसरा जो है जम्मू कश्मीर रियासत, यहाँ ठीक हैदराबाद की उलट थी, यहाँ जनसंख्या ज्यादा मुसलमानों की और शासक हिंदू, अतः यही जो तीसरा रियासत है उसकी स्थिति दयनीय हो गई, जो अभी हम देखेंगे। 2019 में भारत सरकार के द्वारा 370 भी विशेष प्रावधान हटा के भारत में पूर्णतः उसको एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो जम्मू कश्मीर की अपनी रियासत की यात्रा है, तो उसको देखा जाएगा फिर बाद में। तो यहाँ आइए, यहाँ 1947 में भारत आजाद हुआ और फिर गोवा को भी सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ये पुर्तगाली उपनिवेश था, आप ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश। तो सबसे पहले यदि कोई भारत में किसी यूरोपीय कंपनी का सेटलमेंट हुआ तो वो किसका, पुर्तगाली का अगर देखा जाए, और सबसे बाद में भी जो जाने वाले थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पांडिचेरी की बात हो रही है। तो पांडिचेरी 1954 में, देखिए भारत की आजादी के बाद का समय है, 1954 में प्रायोगिक तौर पर पांडिचेरी भारत को मिल गया। यानी फ्रांस की सरकार ने कही कि भारत को पांडिचेरी सौंपा जाता है, लेकिन वो प्रायोगिक तौर पर दिया गया, इसी को कहा जाता है डी फैक्टो, यानी प्राप्त हो गया भारत को। लेकिन सैद्धांतिक रूप से, मतलब तमाम दस्तावेज और कागज जो बना ली गई कि अब पांडिचेरी भारत का ही महत्वपूर्ण अंग रहेगा, तो इस पर फ्रांस की सरकार ने 1962 में हस्ताक्षर किया और सैद्धांतिक रूप से पांडिचेरी भारत को प्राप्त हो गया। तो इसको बोलते हैं डी जूरे। तो कहीं देखिए आपको प्रश्न में ये नहीं देगा सैद्धांतिक और प्रायोगिक तौर पर, बल्कि डी फैक्टो और डी जूरे भी दे सकता है, तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए। तो आप ध्यान में रखिएगा इस दोनों वर्ड को। तो पांडिचेरी से यहां देखिए एक और फैक्ट है, पांडिचेरी से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यापारिक केंद्र है जिसको पोडुपू कहा जाता है था, जिसका नाम अडिका मेडू भी है। यहां से रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, आप देखिएगा, जिसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में है, जो कि एक रोमन अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पेरिप्लस का जो अर्थ होता है, पेरिप्लस का अर्थ होता है ब्यौरा, यानी वर्णन करना, यानी वर्णन किया गया है इसको। और इरिथियन सी का मतलब है लाल सागर। लाल सागर जो देखे थे एक दूसरा व्यापारिक मार्ग था, जो कि कोहरे के कारण वो ज्यादा मतलब वहां व्यापारी लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी में
अरिकामेडु या पोडकू का उल्लेख हुआ है, तो इसको भी ध्यान आपको रखना है। तो इस तरह आपने पांडिचेरी को देखा, इससे पहले आप सूरत को देखें, इससे पूर्व यदि अगर देखा जाए तो एक आपने और केंद्र के बारे में पढ़ा, जो प्रथम पुर्तगाली केंद्र था वो कोचीन था। तो आप इस तरह इसको ध्यान में रखिए। तो सूरत पर भी सभी कंपनियों का अधिकार, देखें सूरत पर भी चारों कंपनियां आई, पांडिचेरी पर भी अगर देखा जाए तो ये चारों कंपनियां आई, और आप पहला कोचीन में देखें तो वहां जो 3 कंपनियां आई, तो इसको आपको ध्यान में रखना है इस तरह। तो फिर हम अगली कक्षा में कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।